हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जी को इसमें। तो दोस्तों, आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो आप सभी के लिए न्यू सेशन शुरू किया गया था बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें सेट नंबर 9 हम सभी कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है कि 10 नंबर सेट कंप्लीट करने वाले, ठीक है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर दिया जा रहा है ये सेट। देखिए, इस सेट में आप सभी को हिंदी का प्रश्न, इसके अलावा सोशल साइंस और साइंस का प्रश्न, कहे तो जीके जीएस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मिक्स प्रश्न कंप्लीट करवा रहे हैं। और डेली आपको 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखिए, आपके पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 8 जून से पेपर चलेगा, 22 जून तक आपका पेपर होने वाला है। और इसी कम समय को देखते हुए ये सेट शुरू किया गया था, ताकि इस सेट के माध्यम से आपको हर चीज हम रिकॉल करवा दें, हर चीज का तैयारी करवा दें, ठीक है। जो कम समय में बेहतर चीजें कंप्लीट हो सकता था, वो सारा हम कंप्लीट करवा रहे हैं। और अभी तक में 9 सेट हो चुका है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, आपसे को बोले थे कि 120 क्वेश्चन का आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, वो आपको आज शाम में 7 बजे अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। आगे आपको बताएंगे, क्लियर होके, बात समझे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्लास को हम सभी। आइए आज के सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में। कब? 13 अप्रैल को। देखिए, ये डेट को याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके द्वारा गोली चलाया गया था? जनरल ओडायर के द्वारा चलाया गया था। इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रॉलेक्ट एक्ट कब आया था? तो ये 1919 में आया था, जिसे काला कानून कहा जाता है। और यही रॉलेक्ट एक्ट ही ये घटना का मुख्य कह सकते हैं आधार बना था, क्योंकि इसमें शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। और इसी शक के आधार पर कह सकते हैं कि 2 प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, जिसके लिए जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित किया गया था। वहीं पर जाके जनरल ओडायर ने गोली चलवा दिया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग कौन था? तो याद रखिएगा, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन के समय में कह सकते हैं नियमित रूप से जनगणना 1881 में किया गया था, और हर एक 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसकी स्थापना होता है 1923 में, 1 जनवरी 1923 को। किसने स्थापित किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। CR दास के द्वारा किया गया था, और प्लस में मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। और ये पार्टी की स्थापना कहाँ होता है? इलाहाबाद में। देखिए, 1919 की बात किया जाए तो इसी समय रॉलेक्ट एक्ट आता है, इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। जांच के लिए कौन सा कमेटी था? तो हंटर आयोग। हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1923। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1922 में वापस ले लिया जाता है असहयोग आंदोलन को। अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। देखिए, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, आपसे बताना चाहते हैं कि जो आपको हम बोले थे कि पूरा 120 क्वेश्चन का आप सभी को हम फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट देंगे, और 2 सेट आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं, ठीक है। 7 बजे शाम में, ध्यान रखिएगा आप सभी, 7 बजे आपको PM में मिलेगा ये सेट। ध्यान रखिएगा आप सभी, 7 बजे PM में ये सेट आपको मिल जाएगा। तो आपसे तैयार रहिएगा, पूरा 100 क्वेश्चन का सेट रहेगा, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न 2026 में पूछा जाएगा, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर आपको मिलने वाला है। तो ये सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। कहे तो 6 तारीख को शाम में 7 बजे, उसके बाद 7 तारीख को फिर एक सेट आपको मिलेगा। तो देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग जो हो जाएगा, ये आपका ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग का चाल सबसे ज्यादा किसमें है? ठोस में। ध्यान रखिएगा। और सबसे कम किसमें होता है? निर्वात में, ठीक है। निर्वात में सबसे कम होता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए प्रकाश का चाल निर्वात में ज्यादा होता है, जबकि ठोस में कम होता है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होता है। बात समझे आप सभी। देखिए, अगर एक्सरे किरण की बात किया जाए तो इसका खोज किसने किया था? रॉन्टगन या रॉन्टजेन ने किया था। गामा किरण का खोज विलार्ड, पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है?
चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश जो है वो बांग्लादेश है और इसी को जोड़ती है भारत के साथ, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसी को जोड़ती है भारत के साथ में। देखिए बांग्लादेश का सीमा कह सकते हैं भारत के साथ जो लगा हुआ है वो लगभग आपका 4096.7 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। देखिए अगर नेपाल की बात किया जाए तो ये लगभग 1751 किलोमीटर का सीमा, पाकिस्तान की बात किया जाए तो 3323 किलोमीटर का सीमा और म्यांमार की बात किया जाए तो 1643 किलोमीटर का सीमा साझा होता है ये सभी के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र, यहाँ केसर की बात नहीं है, कैंसर की बात है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई है, ध्यान रखिएगा आपसे, कहाँ पे, मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। देखिए यहाँ पर पादप की बात किया गया है, एक जंतु हार्मोन होता है, एक पादप हार्मोन होता है। देखिए गिबरेलिस ये आपका पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जबकि एड्रेनालाइन जो है ये आपका जंतु हार्मोन है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, जंतु हार्मोन हो जाएगा। देखिए ये हार्मोन जो है मानव शरीर के एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ये वाला मानव शरीर का जो एड्रिनल ग्रंथि है वही से स्रावित होता है और इसी को हम सभी लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गारो और खासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। जैसे कह सकते हैं जो संथाल जनजाति है, ठीक है, संथाल ये बिहार और झारखंड में निवास करती है, ध्यान रखिएगा, बिहार और झारखंड में। वहीं पर मुंडा की बात किया जाए, मुंडा जनजाति जो होता है ये सिर्फ आपको झारखंड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, झारखंड में देखने के लिए मिलेगा। तो उसी प्रकार से खांसी और गारो जनजाति जो है ये मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है, मेघालय वाला क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात किया गया है ना, तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। जैसे अगर राज्य में बात किया जाए तो राज्य में केरल, ध्यान रखिएगा आप सभी, केरल का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। और अगर राज्य में कम की बात किया जाए तो कम बिहार का है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, बात समझे। इसके अलावा आपसे याद रखिएगा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि बताइएगा सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है, बता सकते कोई, सबसे कम साक्षरता दर जो है वो आपका कहाँ पे है, दादरा और नगर हवेली में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ पे, दादरा और नगर हवेली में। वहीं और दमन द्वीप की बात किया जाए तो यहाँ लिंगा अनुपात सबसे कम है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। दमन द्वीप में लिंगा अनुपात सबसे कम है। और सबसे कम राज्य की बात किया जाए कि सबसे कम राज्यों में कहाँ पे है, तो हरियाणा में जो है सबसे कम लिंगा अनुपात है। अगर वही राज्य में बात किया जाए कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो केरल में है, ध्यान से सुनिएगा। राज्य की बात किया जाए तो केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, इसके अलावा लिंगा अनुपात सबसे अधिक है। सबसे कम साक्षरता दर की बात किया जाए तो ये अपना बिहार राज्य में है। अगर बात किया जाए कि सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर दमन द्वीप की बात किया जाए तो यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है। वहीं पर दादरा नगर हवेली की बात किया जाए तो वहाँ पर आपका साक्षरता दर आपका सबसे कम है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जबकि सबसे अधिक कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो देखिए अरब सागर में गिराने वाली जैसे नर्मदा हो गया, माही हो गया, ताप्ती हो गया, ये सभी अरब सागर में। जैसे ताप्ती, ध्यान रखिएगा, ताप्ती अरब सागर में जल गिराती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि स्वर्णरेखा, गोदावरी, महानदी ये सभी डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा भी, और ये सभी आपका बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदी है। भारत में स्थानीय सरकार की शुरुआत डैश के द्वारा की गई थी। देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, पता है आप सभी को, इसी के द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार रेल लाइन बिछवाई गई थी। लॉर्ड कैनिंग भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय था। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए आपसे को बता चुके हैं कि फुल लेंथ का टेस्ट आपको कब मिल जाएगा, तो यानी कि कह सकते हैं 6 तारीख को शाम में 7 बजे आपको PM में अपलोड मिल जाएगा। तो आपसे उस टेस्ट को लगाकर अपना स्कोर दे सकते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। सेने के निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो देखिए अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात किया जाए तो इसको याद रखिएगा आप सभी, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका CH4 यानी कि मीथेन की बात किया जाए, ये भी आपका कह सकते हैं मुख्य, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा N2O की बात किया जाए, ठीक है, N2O जिसे हम सभी नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ये भी मुख्य, ध्यान रखिएगा आप सभी। नाइट्रस ऑक्साइड जो कहते हैं हम सभी, ये भी है। इसके अलावा CFC की बात किया जाए, CFCS की बात किया जाए जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, ये भी आपका मुख्य जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो चारों को याद रखिएगा। सूर्य का जन्म किस आकाशगंगा में हुआ है। तो सूर्य का जन्म मिल्की वेव आकाशगंगा में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, B। इसी को दुग्ध मेखला कहा जाता है हिंदी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक दल का नेता कौन था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लेनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जर्मनी के एकीकरण का एक मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। तो देखिए जर्मनी एकीकरण का एक वास्तुकार जो माना जाता है, ये आपका ओटो वन बिस्मार्क को, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो ओटो वन बिस्मार्क है, इसी को वास्तुकार मुख्य रूप से माना जाता है जर्मनी एकीकरण का। बात समझे। अगला है कि बिहार में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए सूती वस्त्र की बात किया जाए तो गया, इसके अलावा फुलवारी शरीफ हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, तो ये सभी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कर लगाने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर की राशि बढ़ने पर कर की दर वृद्धि होती है। क्वेश्चन को समझिएगा कि कर लगाने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर की राशि बढ़ने पर कर की दर वृद्धि होती है। तो कर की राशि बढ़ने से कर की दर भी वृद्धि होती है। तो ये किस में देखने के लिए मिलता है आपको, तो याद रखिएगा प्रगतिशील कर में ये ऐसा होता है, याद रखिएगा। जो प्रगतिशील कर होता है ना, उसी में आपको देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही आपका राशि बढ़ने लगता है तो कर की दर भी बढ़ने लगता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण विधि प्राकृतिक में अस्थानीय है। अस्थानीय की बात किया जाए तो वह आपका क्या हो जाएगा, हॉट स्पॉट हो जाएगा, अति क्षेत्र। ये प्राकृतिक तौर तरीके से संरक्षित किया जाता है, इसीलिए इसमें बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वन्यजीव अभयारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सभी बनाया जाता है जो प्राकृतिक तरीके से संरक्षित करता है। बाकी बात अगर कह सकते कृत्रिम तरीके से तो चिड़ियाघर होता है, राष्ट्रीय आपका उद्यान तो आपको बताइए प्राकृतिक तरह से होता है, ठीक है, प्राकृतिक तौर तरीके से इसको संरक्षित किया जाता है। बाकी बात जू जो आपसे देखते हैं ना, वो आपका कृत्रिम होता है, जो मानव के द्वारा किया जाता है, तो प्राकृतिक नहीं होगा वो। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला जर्मन कौन था। तो सबसे पहले किसे भेजा गया था, पता है आपसे को, कुत्ता को सबसे पहले भेजा गया था, ठीक है। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति कब होता है, 1789 में, ध्यान रखिएगा। बास्तिल जेल टूटने के बाद से शुरू हो जाता है वहां क्रांति। तो इसका नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है, ये आपका फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। अगला है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। देखिए रूस में खूनी रविवार की जो घटना हुई थी 1905 में, डेट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब, 1905। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है। NDRI का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ पे है,
तो इसको याद रखिएगा, आपसे करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव कब होता है? जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो भूमध्य रेखा से जो ऊपर है उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से जो नीचे है वो दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव कब होता है? तो याद रखिएगा आप सभी, 21 मार्च को होता है। ऑप्शन में बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन जो है ये आपका अनुच्छेद 148 में किया गया है। याद रखिएगा आपसे, किस अनुच्छेद में? 148 में। अगला है कि भारतीय राज्य के विभाजन पर भारत का पहला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया था? तो देखिए, भारतीय राज्य के विभाजन के बाद भारत का पहला संग्रहालय जो खोला गया था ये आपका पंजाब में। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ पे? पंजाब में। चले अगला क्वेश्चन देखिए कि रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था 1914 का पहला विश्व युद्ध। ध्यान रखिएगा, आप सबको पता होना चाहिए कि 1917 में रूस आपका क्या हो जाता है? इस युद्ध से निकल जाता है और 1917 में ही कह सकते हैं कि अमेरिका फिर इस युद्ध में घुस जाता है। यूएसए, ध्यान रखिएगा आप सभी, यूएसए इसमें घुस जाता है। तो इसका मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूसी की भागीदारी, यानी कि पहला विश्व युद्ध में जो रूस देश भाग लिया था, इसी कारण से रूस में क्रांति शुरू हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि जैसे ही विश्व युद्ध में घुसा था, ठीक है, तो अब यहाँ युद्ध हो रहा है, तो युद्ध हो रहा है तो सब चीज़ तो महंगा होना चालू हो जाएगा, ठीक है, दाना, अन्न, पानी, सब चीज़ महंगा चालू हो जाएगा, जिसके कारण से यहाँ भुखमरी घुस गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि कह सकते कि रोटी कि भुखमरी घुस गया था। इसीलिए वहां पर सभी ने मिलकर विद्रोह कर दिया था, चाहे वो आपका सेना हो या जनता हो, सभी ने मिलकर विद्रोह कर दिया था। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 में हुआ था। बात समझे? 1917 में हुआ था ये विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित हुआ था, तो अभी बताए थे आप सभी को 1919 में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? देखिए, नामदफा की बात किया जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मानस और काजीरंगा कहाँ पे है? तो ये आपका असम में। ध्यान रखिएगा आप सभी, मानस और काजीरंगा जो है कहाँ पे? असम में, जबकि नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे बताएं आप सभी को? मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं में या किनकी कक्षाओं के बीच देखने के लिए मिलता है? तो आपको बताए थे कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आपका क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नई दुनिया की खोज किसने की थी? किसे श्रेय दिया जाता है? तो याद रखिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस, इसी ने नई दुनिया की खोज की थी, जिसका नाम अमेरिका पड़ा था, ठीक है। जबकि वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था समुद्री मार्गों के द्वारा। बिहार का प्रथम महाकवि कौन है? तो देखिए, बिहार का पहला महाकवि था विद्यापति। कौन था? विद्यापति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक की बात किया जाए तो ये आपका विक्रम साराभाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1962 में हुआ था। जबकि अगर इसरो की बात किया जाए, जो आपका इसरो है, इसकी स्थापना कब होता है? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। अगला है कि समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय, तो आपको बताए थे वास्को डिगामा हो जाएगा। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कहाँ? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला है कि नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता के कारण क्या होता है? तो देखिए, नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता के कारण जो है कि विकास की समस्या उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो आसान प्रश्न है, सभी कर लीजिएगा आंसर, राबड़ी देवी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनपढ़ थी। जल विज्ञान चक्र को चलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? तो देखिए, जल विज्ञान चक्र को चलाने के लिए ऊर्जा जो है ये आपका सूर्य से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? सूर्य से
सौर प्लेट के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे गहरी झील है? तो देखिए विश्व की सबसे गहरी झील जो है ये आपका वेकाल झील है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। कौन सा झील हो जाएगा? वेकाल झील। अच्छा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, याद रखिएगा आपसे, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भू स्थिर कक्षा लगभग कितनी ऊंचाई पर है? जो आपका सैटेलाइट होता है कृत्रिम वाला, उसको कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो देखिए स्वदेशी के प्रस्ताव को जो स्वीकार किया गया था ये आपका कौन सा अधिवेशन था? तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका था कोलकाता अधिवेशन 1906 का, ध्यान रखिएगा। तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में ही स्वदेशी के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। अगला है कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में किसकी घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो 1992 में जो घोषणा किया गया था ये आपका एजेंडा 21 का घोषणा हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगला है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में। तो जब घटते से बढ़ते क्रम की बात किया जाए तो सबसे पहले तो आपको पता है कि बांग्लादेश जो है ना ये भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, जैसे कि अभी आपको बताए थे। तो यहाँ तो बांग्लादेश होगा? नहीं होगा, यहाँ बांग्लादेश है ऑप्शन में। क्या ये वाला हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा मतलब सबसे पाछे आना चाहिए। क्या ये पाकिस्तान वाला हो सकता है? तो हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो दो ऑप्शन मेरे पास बचा। तो देखिए नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। उसके बाद पाकिस्तान गलत हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से कम सीमा जो है वो नेपाल का लगता है। तो पहले आपका नेपाल हो जाएगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान, तब चीन हो जाएगा और बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद चीन के साथ, तब जाकर पाकिस्तान और तब नेपाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के लौह अयस्क भंडार में निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हैं? तो लौह अयस्क भंडार जो है ये आपका धड़वार क्रम की चट्टान में, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए चट्टान का कैटेगरी आपको बताए थे कि 3 प्रकार का चट्टान कौन कौन सा था। तो एक आपका आग्नेय था, ध्यान रखिएगा, एक अपसादी और एक कयांतरित। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या बताए थे? तो जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट बताए थे। उसी प्रकार से अपसादी की बात किया जाए, ग्रेनाइट से ही अपसादी बनता है, ठीक है। तो जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर, ये सभी आपको बताए थे। और उसके बाद कयांतरिक चट्टान की बात किया जाए तो जो कह सकते हैं कि ताप दाब के कारण बदल गया हो, जैसे संगमरमर हो गया, नीस हो गया, ये सभी आपका कयांतरिक चट्टान होता है। अगला है कि डैश में उच्च विद्यालय में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया था। तो देखिए राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया था जून, यानी कह सकते हैं 9 जून 1957 को, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। तो सत्य शोधक समाज ने जो संगठित किया था, महाराष्ट्र में एक जाति विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था, यानी कि सी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में एक जाति विरुद्ध आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि किस ऑपरेशन ने हैदराबाद को भारतीय संघ में बदल दिया? तो देखिए भारतीय संघ में जो बदल दिया था ये ऑपरेशन पोलो, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑपरेशन पोलो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की अवधि के समकालीन थे? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ पर बात किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कि ये गुप्त वंश से संबंधित है, तो इसके समय में जो आया था वो आपका फाह्यान आया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, फाह्यान आया था। मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है, ठीक है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक, तो आपको कई बार बताए थे कि उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि सोना का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। उसके बाद झारखंड कोयला का सबसे बड़ा भंडारक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा अभ्रक का भी भंडारण सबसे ज़्यादा झारखंड के पास है, बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नमस्कार का संधि विच्छेद बताना है, हिंदी का प्रश्न है। तो नमो धन कार हो जाएगा, क्योंकि नमस्कार है तो विसर्ग के संधि का प्रयोग होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, विसर्ग के संधि का प्रयोग होगा इसमें। ए और ओ किस प्रकार का है? तो देखिए ए और ओ जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि 2 व्यंजन से मिलकर बना हुआ है। ए 2 व्यंजन से मिलकर बना है, ओ भी 2 व्यंजन से मिलकर बना है, तो ये आपका संयुक्त होगा। जब भी एक से अधिक व्यंजनों से जो आपका वर्ण बन रहा है वो आपका संयुक्त स्वर होगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे अक्षा हो गया, तरा हो गया, ज्ञा हो गया, ये सभी संयुक्त स्वर है क्योंकि 2 अक्षरों से मिलकर बनता है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो जैसे आप योजक चिन्ह देखे होंगे और आपको क्या बताएं कि हर योजक चिन्ह वाला आपका द्वंद्व समास नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, आप सभी बात समझे, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अपोजिट वर्ड देखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी शब्द का प्रयोग किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये वाला कल भी हम आपको प्रश्न करवाए थे, पता है आप सभी को, कि रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, इसमें कौन सा अलंकार आपको बताए थे? कोई बताइएगा आप सभी। श्लेष अलंकार आपको बताए थे इसमें, कि इसमें श्लेष अलंकार है कि एक ही शब्द है, उसका अर्थ अलग अलग आपको देखने के लिए मिला था। पर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अलंकार नहीं पूछा गया है, यहाँ से आपको शब्द शक्ति पूछा गया है। और शब्द शक्ति का कितना भेद था? तो याद रखिएगा 3 था। कौन कौन सा? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना था। तो देखिए पानी का अर्थ जल नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो पानी दिया गया इसका अर्थ जल नहीं है, ये चीज को एकदम बिल्कुल गलत फहमी में रहिएगा मत कि पानी मतलब जल होता है। पानी का मतलब इज्जत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ पर इज्जत की बात किया गया है। अगर पानी आपका चल जाता है, ठीक है, यानी कि पानी अगर सर से उतर गया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इज्जत आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको क्या बताएं कि जब भी व्यंजना शब्द शक्ति की बात किया जाए, एक चीज को दिमाग में याद रखिएगा आप सभी, जो अभिधा और लक्षणा जो होता है ना, ये डायरेक्ट अर्थ को बताता है, ठीक है, इसका अर्थ आपको समझ में आएगा। जबकि व्यंजना की बात किया जाए तो इसमें छिपा हुआ अर्थ रहता है। जैसे हम पानी बोल दिए कि इस व्यक्ति का पानी पानी हो गया, तो इसका अर्थ हम सभी क्या समझेंगे कि इस व्यक्ति का इज्जत पूरा नीलाम हो गया। तो जब भी अगर छिपा अर्थ के द्वारा कोई दूसरा अर्थ का पता चले, वहीं आपका व्यंजना शब्द शक्ति होता है। या इसमें व्यंग कसा जाए किसी पे बोल के, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा वर्ड बोले जो कि उस पर उस वर्ड के थ्रू उस पर व्यंग कसा जाए, तो उसे ही व्यंजना कहा जाता है। या कह सकते हैं जो अर्थ दिया गया है उसमें छुपा हुआ अर्थ हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि पीताम्बर में समास होगा। तो पीला है जिसका अंबर, अर्थात क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु होगा। तो जब भगवान विष्णु होगा तो फिर दिक्कत क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए क्या? नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें बिल्कुल आपका बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि अपना पद छोड़कर किसी दूसरे पद को प्रदर्शित ये कर रहा है। अगला है कनक कनक तेज से गुणी मदकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो जहां एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग निकाल दे, वो आपका यमक अलंकार का उदाहरण होता है, ध्यान रखिएगा, यमक अलंकार। जो बीत गई सो बीत गई में गई जो है ये कौन सा विशेषण है? क्या ये गुणवाचक का है? गुणवाचक में तो गुण दिखाएगा। क्या संख्यावाचक है? संख्यावाचक में तो संख्या गिनती करने दिखाएगा। क्या ये सर्वनामिक विशेषण है? नहीं, सर्वनामिक विशेषण होगा तो जब सर्वनाम के साथ अगर संज्ञा की बात किया जाए तब जाके सर्वनामिक विशेषण हो सकते हैं। बट यहाँ पर गई, गई कोई भी विशेषण नहीं है, बात समझे, गई कोई भी विशेषण नहीं है, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से बहुब्रीहि समास है। देखिए बहुब्रीहि समास की बात किया जाए तो दशानंद जिसका 10 आनंद हो, अर्थात क्या हो जाएगा? रावण। अगला क्वेश्चन है कि उज्जवल शब्द में संधि है। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि आपका उज्जवल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस ज्वल होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, उत प्लस ज्वल होगा, उत प्लस ज्वल होगा। देखिए इसमें आपका जो आधा त और जो है तब जाके यहाँ जो संयुग बना हुआ है, जैसे कि कह सकते हैं कि त प्लस ज से मिलकर आधा ज और पूरा ज बना है, यानी कि यहाँ पर 2 व्यंजन मिल रहा है, ठीक है। तो 2 व्यंजनों के साथ अगर जब भी मिल जाए तो आपका व्यंजना संधि होगा या व्यंजन संधि होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। क्वेश्चन है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जले में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपको रस बताना है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जले, इसमें जो आपको रस देखने के लिए मिलता है वो आपका भक्ति रस होगा, क्योंकि यहाँ दीपक जलाने की बात किया गया है, यानी कि भक्ति किया जाने की बात हो रहा है। मधुर मधुर मेरे दीपक जले, ठीक है, यानी कि दीपक यहाँ जलने की बात किया गया है। तो ये आपका भक्ति से, पूजा पाठ से संबंधित है। तो ये भक्ति आंदोलन भक्ति रस होगा इसमें।
अगला क्वेश्चन है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो देखिए रोला छंद की बात किया जाए तो इसमें 24 मात्राएं होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, 24 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में कुल 62 प्रश्न बताए हैं। आज के सेट का सलगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए एक बार फिर से बताते हैं कि जो आपको बताए थे कि फुल लेंथ का जो मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है 120 क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम पैटर्न पर ये मॉक टेस्ट को तैयार किया जा रहा है, ठीक है। शाम में 7 बजे ध्यान रखिएगा, यानी कि 6 तारीख को शाम में 7 बजे आपको जुड़ना है मेरे साथ में और आप सभी को ये पूरा टेस्ट लगाना है 1 से लेके 120 तक का और देखना है कितना स्कोर कर रहे हैं। यानी कि एग्जाम से पहले एग्जाम दे लीजिए आप सभी, एग्जाम वाला फिल कर लीजिए आप सभी। 2 सेट आपको देंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले 2 सेट करवा देंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।